हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स जो थोड़ा पेंडिंग रह गया था अगस्त मंथ का। 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2024 के कुछ टॉपिक्स हैं जो उस टाइम पे मुझे वायरल फीवर हो गया था तो ये पेंडिंग रह गया था। इसको कवर कर लेते हैं ना। देर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन दीज डेट्स, तो वो हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं एक एक करके मैं आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक इज जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ऑन डेथ पेनाल्टी फॉर रेप। डेथ पेनाल्टी के बारे में हमेशा डिबेट होते रहता है, जो पॉलिटी के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और एथिक्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो दिस टॉपिक इज गोइंग टू हेल्प यू इन बोथ जीएस पेपर 2 एज वेल एज इन जीएस पेपर 4। द सेकेंड टॉपिक इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी का मेजर होता है जो सोशल जस्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत लोगों को लगता है कि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा सकता है, बट इट इज मोर रेलेवेंट फॉर सोशल जस्टिस। द थर्ड टॉपिक इज चिलीज एटाकामा सॉल्ट फ्लैट सिंकिंग ड्यू टू लिथियम माइनिंग। लिथियम माइनिंग की वजह से चिली का जो एटाकामा है, एटाकामा डेजर्ट और उसका सॉल्ट फ्लैक, वो क्या हो रहा है, सिंक कर रहा है। तो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंस रखेगा? ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट रखेगा। प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट होगा। कहीं भी कोई एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, यूपीएससी या एपीएससी उसको प्रीलिम्स में भी पूछती हैं, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बोले फोर्थ टॉपिक, न्यू यूएस इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट। इंडिया और यूएस का डिफेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, डिफेंस एग्रीमेंट इनके बहुत ज़्यादा हैं और हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ नया इंडिया यूएस में ऐड होते रहता है। और अलग से सिर्फ इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट पे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स वाला तो बन ही सकता है। तो अगेन ये जीएस पेपर 2 आईआर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिफ्थ टॉपिक इज गवर्नमेंट बैन ऑन 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड ऑल्सो जीएस पेपर 3 हेल्थ वेल्थ का जहां कंसर्न आ जाता है थोड़ा साइंटिफिक तरीके से। द टॉपिक 6 इज आईएनएस अरिघाट। आईएनएस अरिघाट जो है आपका आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी में काम आएगा, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में। तो हम ये सारे टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, आराम से देखिएगा। द फर्स्ट टॉपिक इज जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ऑन डेथ पेनाल्टी फॉर रेप। रेप के लिए जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने क्या डेथ पेनाल्टी रेकमेंड किया था? क्या ये टॉपिक क्यों न्यूज में है, पहले वो समझते हैं। जो बंगाल का इंसिडेंट हुआ, रेप एंड मर्डर इंसिडेंट्स, उसके बाद से ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जेएस वर्मा कमेटी ने क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था और यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। तो लेट्स बिगिन विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएस वर्मा कमेटी फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2013 के आसपास, है ना, जो दिल्ली में निर्भया रेप इंसिडेंट या जो इंसिडेंट्स हुआ था जिसने पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया था, उसके बाद से गवर्नमेंट ने जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनाया था। और जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी को ये काम दिया गया था कि जो क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया में, खासकर रेप लॉज से रिलेटेड जो लॉज हैं, उनमें क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्या डेथ पेनाल्टी देने की ज़रूरत है, जो ऐसे हीनियस क्राइम जो लोग करते हैं उनको क्या डेथ पेनाल्टी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसके पहले जो रेप लॉज थे वो जनरली 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट को प्रिस्क्राइब किया करते थे इंडिया में। बट इसके बाद जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया 2013 इंसिडेंट्स के बाद से कि देखो अब करने की क्या ज़रूरत है, डेथ पेनाल्टी को लीगलाइज नहीं करना चाहिए या डेथ पेनाल्टी को अवॉइड करने की ज़रूरत है। डेथ पेनाल्टी को क्या करने की ज़रूरत है? अवॉइड क्यों करने की ज़रूरत है? क्योंकि डेथ पेनाल्टी क्यों चाहिए? डेथ पेनाल्टी इसलिए चाहिए कि लोग डेथ से डर जाएं और इसके वजह से क्राइम कम हो। मतलब बात हो रही है डेटरेंस की। कम क्राइम होना मतलब क्या हो गया? डेटरेंस, है ना। अगर आपने अपने घर में लीगली गन रखा हुआ है तो आपका पर्पस क्या है? कि लोगों को पता हो कि आपके पास गन है और कोई आप पे अटैक नहीं करे, आप ज़्यादा सिक्योर रहो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटरेंस बोलते हैं। या हमने अगर न्यूक्लियर वेपन अगर अपने पास रखा हुआ है इंडिया में,
तो इसलिए नहीं कि हम बाकियों पे अटैक करते फिरे, रादर कि कोई हम पे अटैक नहीं करे और वो डेटरेंस क्रिएट हो। तो ऐसा लोगों का जनरली मानना है कि अगर डेथ पेनाल्टी होगा रेप या जैसे और हीनियस क्राइम के लिए, तो वैसे हीनियस क्राइम के अगेंस्ट में डेटरेंस आएगा और लोग ऐसे हीनियस क्राइम करने से बचेंगे। बट जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि ऐसा नहीं है। और जो डेटा कहता है, डेटा के हिसाब से ऐसा देखा गया है, कोई भी अगर क्राइम कर रहा है तो क्राइम करते वक्त उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उसके दिमाग में नहीं रहता है ना। तो अगर डेथ पेनाल्टी दे भी दें तो डेथ पेनाल्टी से रेप या बाकी इंसिडेंट कम हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। डेटा अदरवाइज कहता है। डेटा ये कहता है कि 1980s के बाद से हमने डेथ पेनाल्टीज इंडिया में लोगों को कम दिया है, और जितना डेथ पेनाल्टी कम दिया है हमारा जो मर्डर और बाकी क्राइम रेट भी है वो भी कम हुआ है। मतलब कम डेथ पेनाल्टी पे भी कम क्राइम रेट हुआ है ना। तो ये यहाँ पे जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी बोलती है। दूसरा, जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ये जरूर बोलती है कि अगर ऐसा हीनियस क्राइम होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट कर दीजिए। या कुछ वैसा अगर हो गया विक्टिम के साथ कि विक्टिम कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया, मतलब अब वो कॉमा में चला गया, अब वो बेड रिडन हो गया विक्टिम शायद उठ नहीं पाएगा, वैसे केसेस में 20 ईयर या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। किसको? जो लोग कल्प्रिट हैं, जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, उनको दे दिया जा सकता है। प्लस साथ में वो लोग क्या करें, हार्डवर्क करें, जेल के अंदर जाके चक्की पीसे। ये सारा काम जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने रेकमेंड किया था, है ना। और जब भी आप किसी को डेथ पेनाल्टी देते हो तो डेथ पेनाल्टी कौन सुनाएगा? जज लोग सुनाएंगे, है ना, कोर्ट्स में सुनाया जाएगा। हमेशा एक मार्जिन ऑफ एरर होता है कि क्या वाकई में जिसको जो गुनहगार है वो क्या वाकई में गुनहगार है, क्या अगर उसने क्राइम नहीं किया हो, है ना, और जो अभी फैक्ट्स मिले हो जुडिशरी के पास, अगर वो फैक्ट्स उतने सही नहीं हो जिसके बेसिस पे उसको सजा सुनाई जा रही है ना, और उसको सजा मिल गया, उसको उसका डेथ पेनाल्टी हो गया, और बाद में ऐसे फैक्ट्स आए कि नहीं शायद वो गिल्टी नहीं था, तो फिर क्या? तो उसका लाइफ तो एक बार लिया जा चुका है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे ऐसा लगता है कि डेथ पेनाल्टी नहीं हो, खासकर इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में तो अच्छा है, यूरोपियन जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में तो अच्छा है। बट पब्लिक परसेप्शन अलग कहता है। पब्लिक परसेप्शन इंस्टेंट जस्टिस पे बेस्ड होता है, मर्डर फॉर मर्डर, है ना। हीनियस क्राइम के लिए क्या कर देना चाहिए? हीनियस क्राइम के लिए मर्डर या फिर डेथ पेनाल्टी ही एकमात्र सॉल्यूशन दिखता है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया वो हम लोग देख लेते हैं। व्हाट वाज द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट? तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। कमिटी का रिकमेंडेशन तो मैंने समझा दिया। कमिटी ने बोला डेटरेंट इफेक्ट ऑफ द डेथ पेनाल्टी ऑन सीरियस क्राइम इज अ मिथ। ये कमिटी का क्या था? ऑब्जर्वेशन था। या तो सेंटेंस 10 ईयर कर दिया जाए, और ज्यादा अगर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में कॉमा वगैरह में चला जाता है पेशेंट तो 20 ईयर तक भी लाइफ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी किया जा सकता है। बट जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो क्या लिया? व्हाट वाज द डिसीजन टेकन बाय यूनियन कैबिनेट एट दैट टाइम? यूनियन कैबिनेट ने लॉ पास किया। लॉ पास करके यूनियन कैबिनेट ने बोला कि विक्टिम का जहां डेथ हो जाए, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रेप जैसा जिसमें विक्टिम का डेथ हो जाए, जैसा निर्भया इंसिडेंट में हुआ था, या विक्टिम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, है ना, क्योंकि वो अब हमेशा ही कॉमा में रहेगी या रहेगा, उठ नहीं पाएगी, तो फिर वैसे केस में प्रोविजन ऑफ डेथ पेनाल्टी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना के कर दिया। बाद में इस लॉ में अमेंडमेंट भी हुआ, और उसमें अमेंडमेंट में ये बोला गया अगर वो विक्टिम 12 ईयर से छोटी है और उसका गैंगरेप हुआ है तो उसके पार्टिसिपेंट को भी क्या दिया जाएगा? डेथ पेनाल्टी दिया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता भी बोलता है कि डेथ पेनाल्टी फॉर गैंग रेप ऑफ ए वुमेन अंडर 18। भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी वगैरह हटा के अभी हम लोग क्या लेके आए हैं? भारतीय न्याय संहिता लेके आए हैं। तो ये हमारा चल रहा है। जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी ने मैरिटल रेप के बारे में भी चीजें बोली थी। मैरिटल रेप मतलब शादी के रिश्ते में रेप वाली बात, है ना, कि कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, और हस्बैंड इज रेपिंग द वाइफ, है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे? मैरिटल रेप। मतलब एवरी टाइम हस्बैंड एंड वाइफ is going for physical relation, husband has to seek the consent of wife. It's not like they are married, तो हमेशा के लिए कंसेंट मिल गया, जब वाइफ रेडी नहीं है तब भी। उस इंसिडेंट को, उस चीज को क्या बोलते हैं? मैरिटल रेप। तो क्या इंडिया में मैरिटल रेप एक क्राइम है? इंडिया में क्राइम नहीं है, बाकी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में क्राइम है।
अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऐसा बोलता है, रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द विक्टिम। विक्टिम के साथ जो भी रिलेशन हो, एक रेपिस्ट क्या रहेगा, रेपिस्ट ही रहेगा। बट और साथ में जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने भी यही बोला कि हमें क्या करना चाहिए, मैरिटल रेप को क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने बोला कि इंडिया में मैरिटल रेप को हम लोग क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, और खासकर जब वाइफ जो है 18+ है तो हम लोग ऑब्वियसली क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मैरिटल रेप एक अलग टॉपिक है। कभी अलग से डिस्कशन में हम मैरिटल रेप के बारे में पूरा समझेंगे, है ना, क्योंकि उसके दोनों पहलू हैं। अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है तो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा बहुत खतरे में आना शुरू हो जाएगा। और मैरिटल रेप में, शादी के रिलेशन में हस्बैंड ने वाइफ का रेप किया है, इसको प्रूव करना भी काफी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीजें प्रॉब्लम आने लगेंगी। कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे देखो डॉरी प्रोविजन एक्ट जो है, या फिर अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, ये क्यों बनाया गया है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को हैरेसमेंट से बचाने के लिए बनाया गया है। बट ऐसे फॉल्स केसेस भी मिले हैं जहां पे वुमेन ने अपने हस्बैंड पे या इन लॉज पे केस फाइल किया है जो कि झूठे केस रहे हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इनको ऐसे झूठे केसेस को लीगल टेररिज्म भी बोल दिया है। तो जब हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि खासकर किसके ऊपर बेस्ड है, डेथ पेनाल्टी के ऊपर बेस्ड है। बाकी जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी ने यह भी बोला कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होना जरूरी है, उनको सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये सब चीज देना जरूरी है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट इज यूपीएस। यूपीएस काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। वेयर इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट इन द जीएस पेपर 2, दैट इज सोशल जस्टिस। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, एट द सेम टाइम मेंस के लिए भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, काफी पुराना है, अगस्त 25 का टॉपिक वी आर टेकिंग हियर। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या टॉपिक है और कैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। देखो पेंशन क्या होता है, व्हाट इज पेंशन? पेंशन इज नथिंग बट सोशल जस्टिस। पेंशन क्या है? सोशल जस्टिस है ना। सोशल जस्टिस किस तरीके से है? सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के तरीके से है। पेंशन कब दिया जाता है लोगों को? पेंशन लोगों को दिया जाता है ओल्ड एज में दिया जाता है, जब लोग ओल्ड हो गए हैं तब मिलेगा। ओल्ड हो गए हैं तो क्यों मिलेगा? क्योंकि ओल्ड हो गए हैं, दे कैन नॉट वर्क, they cannot produce. If they cannot work, they cannot produce, they cannot earn. If they cannot earn, they need some money to sustain their life dignifiedly, है ना। मनी उनको चाहिए क्योंकि वो डिग्निफाइड वे में अपना लाइफ चला सके। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और ये सारा चीज हम लोग कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, आप लोग बस एक सेकंड ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी का, है ना। सोशल सिक्योरिटी मतलब वर्क नहीं कर पाएगा तो मनी चाहिए, सो दैट कि डिग्निफाइड लाइफ जो है वो डिग्निफाइड लाइफ मेंटेन रहे। तो उसके लिए क्या चाहिए? सोशल सिक्योरिटी, है ना। पेंशन, इंश्योरेंस, ये पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब किस में आ जाते हैं? सोशल सिक्योरिटी में आ जाते हैं, जिससे वाकई में क्या आता है? सोशल जस्टिस आ जाता है। अब पेंशन की बात हो रही है, पेंशन खासकर गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनके पेंशन की बात हो रही है। तो पहले चलता था ओपीएस। ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, ये चल रहा था 2004 के पहले तक, है ना। 2004 के बाद से गवर्नमेंट लेके आ गई एक नया पेंशन स्कीम जिसको बोला गया एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। न्यू पेंशन स्कीम में खुश क्यों नहीं थे वो मैं बताऊंगा। फिर अभी गवर्नमेंट जो लेके आई है वो क्या है? यूपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो पेंशन स्कीम जो है वो क्या है, ये बात समझ में आया। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो रहा था उसको एक अश्योर्ड अमाउंट ऑफ पेंशन मिल रहा था। क्या मिल रहा था? अश्योर्ड पेंशन मिल रहा था। अश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या होता है कि जितना उसका लास्ट सैलरी रहेगा, लास्ट
सैलरी जो एक बेसिक सैलरी बोलते हैं, लास्ट बेसिक सैलरी जो रहेगा उसका 50% उसको अश्योर्ड पेंशन मिलेगा। एट द सेम टाइम जो भी इन्फ्लेशन हो रहा होगा, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसको डियरेस्ट अलाउंस मिलेगा, है ना, डियरेस्ट अलाउंस वहां पे दिया जाएगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा। डियरनेस अलाउंस किसको बोलते हैं? जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पेंशन भी उनका बढ़ते जाएगा। इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपने नाम सुना होगा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे डिटेल में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब सुनोगे, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आपका डियरनेस अलाउंस क्या होता है, लिंक्ड होता है। तो ओपीएस में फायदा क्या था? पेंशन था, अश्योर्ड था। ओपीएस में प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये था कि गवर्नमेंट का पेंशन का जो बिल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, है ना, गवर्नमेंट पे पेंशन का लोड बढ़ता जा रहा था। गवर्नमेंट ने कुछ प्लान करके नहीं रखा था कि वो पेंशन देगी कहां से। हर साल गवर्नमेंट पे फिस्कल बर्डन बढ़ता जा रहा था, है ना। और ये अश्योर्ड पेंशन ही एक बहुत बड़ा कारण था कि अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया गया। जो भी डिफेंस बजट है 50% सैलरी और पेंशन में ही चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उस पेंशन के को कम करने के लिए आर्मी एंड आर्म्ड फोर्सेज में क्या लेके आया गया? अग्निवीर स्कीम लेके आया गया। वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होगा? न्यू पेंशन स्कीम में जो पर्सन सैलरी अर्न कर रहा है ना, प्राइवेट पर्सन भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट पर्सन को जिसको सैलरी मिल रहा है, एम्प्लॉय को, उसका कुछ परसेंटेज उसको खुद भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ परसेंट खुद भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, कुछ परसेंट गवर्नमेंट भी डिपॉजिट करेगी, है ना। मतलब अगर वो ऑप्ट करता है, अगर वो चूज करता है कि उसको पेंशन चाहिए, तो वो कुछ परसेंट डिपॉजिट करेगा, उसी हिसाब से गवर्नमेंट भी डिपॉजिट करेगी। ये सारा पैसा जाएगा मार्केट में लगेगा, मार्केट में म्यूचुअल फंड और बाकी चीजों में लगेगा। उसके लिए अलग अलग फंड मैनेजर होंगे, है ना, फंड मैनेजर एसबीआई के और बहुत सारे एलआईसी वगैरह के फंड मैनेजर। ये पैसा पूरा मार्केट में लगेगा। जो भी रिटर्न मिलेगा वो मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलेगा, मार्केट से लिंक करके रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट का लायबिलिटी जो है वो कम हो गया कि लोगों को पेंशन कहाँ से देंगे। अगर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया तो लोगों को पेंशन अच्छा मिल रहा है, मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो लोगों को पेंशन अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो दो थी। एक तो लोगों को खुद भी कॉन्ट्रीब्यूशन देना था, है ना, दूसरा लोगों को जो पेंशन मिलेगा वो अश्योर्ड नहीं मिलेगा, मार्केट रिटर्न बेस्ड मिलेगा। ज्यादा भी मिल सकता है बट मार्केट बेस्ड मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने दोनों को क्या कर दिया है? मिला दिया है, दोनों के गुड फीचर। गुड फीचर मतलब गवर्नमेंट ने बोला है देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेंशन मिलेगा वो मार्केट बेस्ड नहीं मिलेगा, पेंशन को क्या कर दिया जाएगा? अश्योर्ड कर दिया जाएगा। वही मिनिमम हाफ ऑफ द बेसिक सैलरी, हाफ ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर किसी ने 25 ईयर प्लस की गवर्नमेंट सर्विस की है तो हाफ ऑफ द बेसिक सैलरी तो उसको मिल ही जाएगा। और जो लोग 2004 से अभी तक रिटायर हो गए हैं एनपीएस को लेके, वो भी बोल सकते हैं कि यूपीएस जैसा उनको पेंशन मिले। जो भी डेफिसिट होगा गवर्नमेंट उनको एरियर के वाइज उनको पैसा पे कर देगी। तो यूपीएस में कंट्रीब्यूशन देना होगा बट रिटर्न क्या मिलेगा? अब अश्योर्ड रिटर्न मिलेगा, है ना, मार्केट लिंक्ड नहीं मिलेगा, पैसा मार्केट में ही लगेगा बट रिटर्न अश्योर्ड मिलेगा। दिस इज द बेनिफिट इन द न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलिए एक एक करके वापस समझते हैं। आर्टिकल addresses the introduction of unified pension scheme by the Union Cabinet on August 24, 2024, है ना। ये कब से अप्लाई होगा? अप्रैल 1, 2025 से अप्लाई होगा। फीचर्स क्या है? अगर जिसने 25 साल की सर्विस कर ली है उसको एक 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे क्या मिलेगा? फिक्स्ड पेंशन के रूप में मिलेगा, यूनिफाइड जो अभी लागू होने वाला है। जो लोग कम से कम 10 साल की सर्विस कर चुके हैं उनको भी एटलीस्ट 10,000 पर मंथ पेंशन के रूप में मिलेगा। फैमिली पेंशन में मिलेगा। जिसको पेंशन मिल रहा है अगर उसका डेथ हो गया, उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट, वाइफ वगैरह या हस्बैंड, कोई भी स्पाउस डिपेंडेंट हो सकता है, उनको क्या मिलेगा? 60% ऑफ द पेंशन मिलेगा। मतलब अगर किसी को 1 लाख पेंशन मिल रहा है, उसका डेथ हो गया बट उसकी वाइफ जिंदा है, तो उनको 60,000 क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स होके मिलेगा, इन्फ्लेशन के हिसाब से
एडजस्ट होके मिलेगा। इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उससे एडजस्ट करके मिलेगा। लमसम पेमेंट भी मिलेगा, जैसे कोई रिटायर होता है तो एक मुश्त लमसम में कुछ एक बड़ा अमाउंट भी मिलेगा उनको, है ना। जो भी उनका सैलरी होता है 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट फॉर एवरी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ मान लो एक साल में किसी ने अगर 10 साल जॉब किया है तो 10 साल जॉब किया है मतलब 20, अगर किसी ने 10 इयर्स का जॉब किया है तो 10 इयर्स का मतलब क्या हो गया, 20 इंटू 6 मंथ्स हो गया कि नहीं हुआ। 10 इयर्स का मतलब हो गया 20 इंटू 6 मंथ, समझे तुम। तो हर 6 मंथ के लिए कितना पैसा मिलेगा, 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट मिलेगा। 1/10 इंटू 20 मतलब यहाँ पे 2 मंथ का मंथली इमोल्यूमेंट उनको मिलेगा। किसी ने 20 साल सर्विस की है तो 4 मंथ का मिलेगा, किसी ने 30 साल की है तो 6 मंथ्स का मिलेगा। मतलब 6 मंथ जितना सैलरी आपको एक बार में ही मिल जाएगा अगर आपने 30 ईयर सर्विस किया है। उसके अलावा ये सब पेंशन मिलते रहेंगे। एक बार जो पैसे मिलेंगे उसका आप घर खरीद सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, है ना। नेशनल पेंशन स्कीम में क्या था, नेशनल पेंशन स्कीम जनवरी 1, 2004 से आया गवर्नमेंट सर्विस के लिए। नेशनल पेंशन स्कीम क्यों लगाया गया, क्योंकि पेंशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम डिड नॉट हैव अ डेडिकेटेड पेंशन कॉर्पस लीडिंग टू इंक्रीज्ड फिजिकल स्ट्रेस। गवर्नमेंट पे फिजिकल स्ट्रेस बढ़ गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम में भी 50% ऑफ अश्योर्ड पेंशन मिलता था, बट ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से 1990 से 2020-2021 तक जो पेंशन था वो 3000 करोड़ से बढ़ के 1,90,000 करोड़ के अराउंड पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसी किसी को लग सकता है सर 2004 में तो रूल चेंज हो गया, तो 2020 तक कैसे इतना पेंशन का बिल बढ़ रहा है। अगर कोई 2004 के पहले रिटायर हो गया है ना, या उसके पहले 2004 के पहले जो सर्विस में है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसको पेंशन मिलते मिलते इतना सेंट्रल गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे 3000 करोड़ से बढ़ के 3,86,000 करोड़। अब इतना पैसा सिर्फ पेंशन में ही जाएगा तो बाकी खर्चे कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट कहाँ से बाकी काम कर पाएगा, कंस्ट्रक्शन कर पाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट कर पाएगा, है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या बाकी काम कहाँ से करेगा। तो इसको बजट को कम करना जरूरी था। हाउ द नेशनल पेंशन स्कीम वर्क्स, नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इंप्लॉई का भी 10% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का 14% होता है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की बात है 18.5 तक। इन्वेस्टमेंट चॉइस होता है ना, क्योंकि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये मार्केट बेस्ड रिटर्न देगा। स्टॉक मार्केट या जो भी म्यूचुअल फंड मार्केट है तो उसमें ऑप्शन होता है, आप अपना पैसा कुछ % एफडी में लगाना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं। एफडी इज मोर सिक्योर, है ना, एक फिक्स रिटर्न मिलने के चांसेस है। म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, बहुत कम भी, स्टॉक में भी वैसा ही है। तो लोगों को इन्वेस्टमेंट चॉइस मिलेगा। आपको पेंशन फंड मैनेजर मिलेगा, एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, ये फंड मैनेजर आप खुद चुन सकते हैं। फंड मैनेजर का आप पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं कि किसने कितना पेंशन जनरेट करके दिया है ओवर द ईयर्स। तो ये एक तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम जैसा ही काम करता है। बेसिस फॉर अपोजिशन, लोअर अश्योर्ड रिटर्न, लोअर रिटर्न नहीं है, लोअर अश्योर्ड रिटर्न है। अश्योर्ड अश्योरिटी नहीं है रिटर्न का, लोअर अश्योर्ड। इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन है। ये तीन चीज जो है वो बेसिस ऑफ अपोजिशन बना। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के डिटेल्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल बी अवेलेबल टू ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु रिटायर अंडर द एनपीएस फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स। जो भी एनपीएस में आए 2004 ऑनवर्ड्स सब एलिजिबल हैं, सबको यूपीएस ऑप्ट करने का मौका मिलेगा, सबको अरियर जोड़ के दिया जाएगा जो भी बचा है उनका, है ना। अब फिजिकल कंसर्न अफेक्ट नहीं होंगे क्या, यूपीएस में नहीं होंगे, फिजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। बस 6000 करोड़ का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जोड़ा गया है। ये डिजाइन जो है फिजिकली प्रूडेंट है, हाइब्रिड अप्रोच है। यहाँ पे जो ओपीएस है और एनपीएस है दोनों को जोड़ के हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, हाइब्रिड कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया है, द यूपीएस इज डिजाइंड टू बी फिजिकली रिस्पॉन्सिबल while providing more predictable benefits compared to the NPS, ensuring a balance between employee security and financial sustainability। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का जो कंपोनेंट है वो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
एम्प्लॉय सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो जीएस पेपर 2 सोशल सिक्योरिटी सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3, चिली, एटाकामा सॉल्ट एंड फ्लैट सिंकिंग ड्यू टू लिथियम माइनिंग। लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल फॉर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और भी बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए लिथियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जहां से लिथियम को माइन किया जा रहा है वो एटाकामा सॉल्ट फ्लैट क्या कर रहा है, सिंक। तो ऐसा नहीं है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उससे सब कुछ अच्छा चलता है। अगर यहाँ पे गुवाहाटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है तो गुवाहाटी में पॉल्यूशन नहीं होगा, बट जहां पे वो बैटरी बना वहां होगा, जहां से वो लिथियम एक्सट्रैक्ट हुआ वहां हुआ। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दे आर नॉट इंडिंग द पॉल्यूशन रादर देन शिफ्टिंग द पॉल्यूशन को उसने शिफ्ट कर दिया है। तो इस पे बेस्ड हम लोग चीज पढ़ते हैं। ये जहां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होगी यहां पे आप इसको मेंशन कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। द आर्टिकल रिपोर्ट्स ऑन अ न्यू स्टडी रिवीलिंग दैट चिलीज एटाकामा सॉल्ट फ्लैट इज एक्सपीरियंसिंग सबसिडेंस, नीचे की तरह जा रहा है 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन, उसके वजह से, है ना। रिसर्च यहाँ पे पब्लिश हुआ, इन लोगों ने ये चीज बताया है। खैर ये रिसर्च कहाँ पब्लिश हुआ दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फाइंडिंग ऑफ द स्टडी। स्टडी ने यूटिलाइज किया है डेटा कहाँ से कलेक्ट हुआ है, सैटेलाइट से। अब आप बोलते हो ना कि सैटेलाइट क्यों जरूरी है, सैटेलाइट हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, डेटाज देते हैं। डेटा से एनालाइज हुआ है डिफॉर्मेशन इन द अर्थ क्रस्ट ऑफ द एटाकामा सॉल्ट फ्लैट impact zone. The most affected areas are those with intensive lithium brine pumping. The rapid extraction of brine exceeds the natural recharge rate of aquifers. जितना ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेचुरल रिचार्ज रेट से ज्यादा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, सबसिडेंस हो रहा है। अफेक्टेड एरिया, द सबसाइडिंग रीजन स्पैन्स अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड 5 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। ये पूरा रीजन है, यहाँ पे पूरा ये इफेक्ट हो रहा है चिली के एटाकामा। एटाकामा एक डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन में पानी नहीं है, है ना, बहुत कम बारिश होती, बारिश ना के बराबर होती है इधर। यहाँ पे लोग जो रहते हैं आसपास या इस रीजन में वैसे ही उनको पानी की किल्लत रहती है, और जो भी लिथियम एक्सट्रैक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर का यूज़ करना पड़ता है। तो लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर इतना फ्रेश वाटर का यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं या एनिमल्स हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल फॉलोआउट क्या है, ब्राइन इवेपोरेशन। ब्राइन क्या है, एक तरह से सॉल्ट वाला वाटर है। ब्राइन इवेपोरेशन प्रोसेस यूज्ड इन लिथियम रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, फिर फ्रेश वाटर देना पड़ता है। एटाकामा डेजर्ट में 2000 टन्स ऑफ वाटर, 2000 टन्स, आई रिपीट, ये डेटा है, इंपॉर्टेंट है। जहां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होगी उसके डाउन साइड आपको दिखाने होंगे, दिस डेटा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेक्स 2000 टन्स ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ लिथियम। 1 टन लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए 2000 टन्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। सीवियरली इंपैक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। केमिकल कंटामिनेशन हो रखा है। केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड used in lithium extraction contaminate soil and water, harming ecosystem and endangering species. केमिकल कंटामिनेशन भी हो रखा, पानी तो ओवर यूज हो ही रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम का भी वहां पे कंटामिनेशन हो रहा है। 2022 की स्टडी बोलती है कि लिथियम माइनिंग की वजह से फ्लेमिंगो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुका है। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाए फ्लेमिंगो के बारे में तो सरप्राइज मत होना कहां से आया। अगर एपीएससी प्रीलिम्स में आ जाए फ्लेमिंगो के बारे में तो यू नो कहां से क्वेश्चन आते हैं। द न्यू स्टडी हाईलाइट्स सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न्स associated with lithium mining in Chile's Atacama salt flat, emphasizing the need for more sustainable practices to mitigate this impact. तो क्या माइनिंग करना छोड़ दें, क्या लिथियम निकालना छोड़ दें, शायद नहीं, बट हाँ अगर हमें उसके एडवर्स इम्पैक्ट पता चल रहे हैं तो एडवर्स इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जाएगा। तो उस मिटिगेट करने के लिए हमें नए तरकीब ढूंढना पड़ेगा सो दैट कि ये प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स अराइज नहीं हो। टॉपिक नंबर 4, न्यू यूएस इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट। यूएस और इंडिया
डिफेंस एग्रीमेंट के लिए बहुत फेमस है ना। खासकर देखो जब आईआर पढ़ोगे डिटेल में यूएस इंडिया के बारे में पढ़ोगे, जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना डिटेल में समझोगे। यूएस और इंडिया, द रिलेशनशिप of US and India is most defining relationship of the 21st century। 21st century में अगर कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा डिफाइन कर रहा है वो इंडिया यूएस का रिलेशनशिप। यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना, जो कि डिफाइन कर रहा है। यूएस और इंडिया कोल्ड वॉर में स्ट्रेंज थे, स्ट्रेंज एक दूसरे के लिए, है ना, ठीक है। अभी क्या है, सबसे ज्यादा इंगेज्ड है, इंगेज्ड। अभी आप देखोगे यूएस का, हु इज द एनिमी ऑफ यूएस डायरेक्टली, रशिया विषय तो ही, अपार्ट फ्रॉम रशिया चाइना जो है यूएस का डायरेक्ट एडवर्सरी है। चाइना जो है इकोनॉमी में बहुत आगे चला गया है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है, आगे जा रहा है। साथ में इंडिया का भी एडवर्सरी चाइना है, हम देख ही रहे हैं लगातार गालवान क्लैशेज अब जाके धीरे धीरे कम होने शुरू हुए हैं। 1962 में वॉर हो ही चुका है। एट द सेम टाइम चाइना इज ऑल्सो, है ना, बेस्ट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, या आप कह सकते हो पाकिस्तान के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका है, चाइना का है। पाकिस्तान से भी हमारी दुश्मनी है। तो इंडिया एंड यूएस दोनों का कॉमन एनिमी कौन है, फिलहाल चाइना, है ना। और एनिमी का एनिमी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, फ्रेंड हो गए। तो अभी इनका रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग है। और इन लोगों ने डिफेंस में बहुत सारे डील साइन किए हैं, बहुत सारा डील, ठीक है, बहुत सारा डील साइन होते हुए आ रहा है। यूएस ने इंडिया को बोला था कि इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, बस वो बोलने वाली बात थी। मेजर डिफेंस पार्टनर के अलावा, है ना, यूएस का एक लिस्ट है, लिस्ट को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। स्ट्रैटेजिक ट्रेड, ट्रेड तो समझते हो गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद बिक्री। स्ट्रैटेजिक मतलब जिसका बहुत कंसर्न्स हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसको स्ट्रैटेजिक मतलब वेपन्स का ट्रेड और भी ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रेड। तो यूएस वो वेपन्स, वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हर कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करता। उसने कुछ कंट्री की लिस्ट बना रखी है, जैसे आप लोगों ने लिस्ट बनाया है ना, किसको उधार देना है किसको नहीं देना। हर किसी को थोड़ी उधार देते हो आप लोग, हर किसी के साथ थोड़ी रिश्ता रखते हो। वैसे ही यूएस ने उन कंट्रीज का लिस्ट बनाया है जिसमें इंडिया को STA1 ग्रुप के अंदर रखा हुआ है ना। यूएस और इंडिया का बहुत सारा फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी है जो हम देखेंगे। टेक्नोलॉजी को लेकर भी अग्रीमेंट है। अभी मोदी जी गए यूएस तो क्या बोल दिया, एआई को क्या बोल दिया, अमेरिका एंड इंडिया, मतलब अमेरिका एंड इंडिया ही एआई कंट्रोल करेगा आने वाले टाइम में। ये समझने वाली बात होती है। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड यूएस। ये बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं सो दैट कि हमें ये टॉपिक समझ आ जाए। तो न्यू इंडिया यूएस डिफेंस अग्रीमेंट की यहां पे बात चल रही है और एग्रीमेंट का जो नाम है वो है सोसा। सोसा का नाम याद रखना ना, अगर प्रीलिम्स में आ जाए सोसा, सोसा इज द अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। सोसा का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी फॉर सप्लाई। सप्लाई किस चीज का, किसी खास चीज का नहीं हो रहा है। रेसिप्रोकल प्रायोरिटी सपोर्ट की बात हो रही है इंडिया और यूएस में। रेसिप्रोकल प्रायोरिटी, है ना, दोनों एक कंट्री एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रायोरिटी पे रखेंगी और सपोर्ट देंगी। इंडिया में यूएस का एक पर्सन रहेगा, यूएस में इंडिया का एक पर्सन रहेगा, जो दोनों की मिलिट्रीज के बीच, आर्म्ड फोर्सेस के बीच लाइजनिंग का काम करेगा। लाइजन ऑफिसर बनाया जाएगा, है ना। अगर इंडिया को कुछ चाहिए यूएस से, वहां एक ऑफिसर बैठा हुआ है, फटाफट काम फैसिलिटेट करा के देगा। यूएस को इंडिया से चाहिए, फटाफट एक ऑफिसर बैठा होगा जो फैसिलिटेट करा के देगा आर्मी वाली रिक्वायरमेंट्स, है ना। अचानक से यूएस कहीं वॉर में इन्वॉल्व हो गया, इंडिया का हेल्प चाहिए, फटाफट वो काम हो, उसमें देरी नहीं हो, रात के 12 बजे भी हो। तो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है सोसा। भले ही ये अग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग है, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क दोनों के बीच में क्या है, अग्रीमेंट है। दिस अग्रीमेंट एम्स टू एड्रेस अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल रिसोर्स शेयरिंग। जो इंडस्ट्रीज के रिसोर्स हैं इंडिया के वो यूएस में, यूएस के इंडिया में, और जो सप्लाई चेन है डिफेंस या बाकी जो क्रिटिकल चीजें हैं उनसे रिलेटेड वो क्या रहे, अनइंटरप्टेड रहे। ये चीज यहाँ पे सोसा के अंदर आया है ना, ठीक है। कंटेक्स्ट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट बहुत सारा होने वाला है, ये होते रहेगा, हम समझते रहेंगे। बेसिक चीजें देख रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन ग्रोथ, डिफेंस कोऑपरेशन ग्रोथ पास्ट डिकेड 10 साल में बहुत हुआ है। यूएस इंडिया रोड मैप, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जब विजिट हुआ था
उन्होंने बोला था कि दोनों कंट्री का प्रायोरिटी है को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट का, ऐसा प्रोडक्शन जो दोनों कंट्री मिलके करें, जेट इंजन का प्रोडक्शन मिलके करें, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म का प्रोडक्शन करें, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम का प्रोडक्शन करें, है ना। 2023 यूएस इंडिया रोड मैप इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, मतलब इंडिया यूएस के इंडस्ट्रीज मिलके ये सब काम करें। फिर आरडीपी अग्रीमेंट के बारे में बात चल रही है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है कोई चीज खरीदना, यहाँ खरीदना या मंगाना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट, US Department of Defense is working towards finalizing a binding RDP agreement with India, which focuses on standardizing and interoperating conventional defense equipment. Standardize करेगा और interoperate करेगा conventional defense equipment को, किसको? US allies के साथ, है ना, US और US allies दोनों के साथ। RDP agreement US ने 28 कंट्रीज के साथ साइन कर लिया है, जो कि बाइंडिंग भी है, बट इंडिया के साथ साइन होगा, है ना। इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन माइलस्टोन, 2013 में हमने यूएस इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन बनाया, 15 में यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप रखा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो। 2023 में सोसा एंड आरडीपी, सोसा तभी पढ़ ही रहे हैं, आरडीपी अग्रीमेंट की बात शुरू हुई, रोड मैप तैयार हुआ, इन्विजन किया गया, इसको सोचा गया कि ऐसा कुछ किया जाएगा, है ना। द कंक्लूजन ऑफ दीज agreement aiming to integrate the Indian defense industry into global supply chain, Indian defense industry को global supply chain and support के साथ डेवलप किया जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी एरियाज क्या होंगे? की फोकस एरियाज इंक्लूड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बात होगी, सर्विलेंस की बात होगी, रिकंसा की बात होगी, अंडर सी डोमेन, अंडर सी के अंडर उनकी बात होगी, कॉम्बैट, एयर कॉम्बैट, एरो इंजिन्स, है ना, म्यूनिएशन सिस्टम, मोबिलिटी, सबकी बात होगी। ICAT इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICAT मतलब इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए? कोबाल्ट चाहिए, लिथियम चाहिए, जो भी पढ़ा ना। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मटेरियल, जो आपका मिनरल है, क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल मिनरल पे चाइना का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है ना। उसके लिए इंडिया यूएस बहुत सारा एग्रीमेंट अलग से भी साइन कर रहे हैं, चाइना का कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया यूएस ने साइन किया है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वाज डिस्कस्ड फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जो भी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह जो भी मान लो, एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, है ना। तो ये सब है। इंडस एक्स करके ये प्रीलिम्स में आ सकता है। इंडस एक्स क्या है? ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू द यूएस, द इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसको बोलेंगे इंडस एक्स, वाज लॉन्च्ड, एडवांसिंग द कमिटमेंट टू बिल्डिंग अ डिफेंस इनोवेशन, डिफेंस में इनोवेशन ब्रिज बनाएंगे अंडर ICAT। तो इंडस एक्स पूछा जा सकता है, ICAT पूछा जा सकता है, ये दो चीजें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। ये पहले के पुराने एग्रीमेंट है, ये सारे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल एग्रीमेंट। दीज एग्रीमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड आल्सो समव्हाट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, भले ये करंट अफेयर्स नहीं है। 2002 में इंडिया यूएस ने साइन किया जियोसोमिया, जियोसोमिया का मतलब होता है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, है ना। इसमें क्या होगा? दोनों कंट्री एक दूसरे का मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं किसी और से शेयर करेंगे। 2016 में साइन हुआ लेमोआ, लेमोआ बोलते हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, मतलब लॉजिस्टिक्स का एक्सचेंज करेंगे। इंडियन शिप जा रही है कहीं पे और इंडियन बेस नहीं है वहां पे इंडियन शिप खराब हो गया, बट यूएस का बेस है, यूएस के बेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, और लाइक वाइज यूएस भी हमारा बेस यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, कॉमकासा, कॉमकासा क्या करेगा? दोनों मिलिट्री के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। बेका, बेका क्या है? बेका के बारे में यूपीएससी मेंस में भर भर के क्वेश्चन आया, PSIR ऑप्शनल में भी आया। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, नाम है बेसिक लेकिन नाम पे मत जाओ, काम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेटेड शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, ये तो आपको लगेगा पहले भी था, उसके बाद पढ़ो। मैप्स, मैप पूरा, नॉटिकल चार्ट्स, है ना, किसका कितना लेंथ है, डेप्थ है, पूरा एकदम सैटेलाइट डेटा, ग्रेविटी डेटा, ये सारा इसमें शेयर होगा। जब इंडिया कारगिल का वॉर लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ, कारगिल वाले जो हमारे एनिमी थे वो हाइट पे थे, हम लोग हाइट पे नहीं थे। हमें क्या चाहिए था? उनका ऊपर से जो पोजीशनिंग है वो चाहिए था, सैटेलाइट डेटा चाहिए था।
यूएस ने मना कर दिया। यूएस ने बोला क्या आपने बेका साइन किया हमारे साथ? हमने बोला नहीं किया है। यूएस ने बोला अगर साइन किए होते तो हम शायद देते, जब करोगे तो देंगे। यूएस के पास सैटेलाइट्स थी, यूएस के पास वो पूरा इंफॉर्मेशन था, यूएस के पास वो डेटा था, यूएस ने नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना अलग से IRNSS बनाना स्टार्ट किया, नाविक भी जिसको बोलते हैं, है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया हमने, नेविगेशन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम, जिससे कि हम आसपास इंडिया और इसकी 1500 किलोमीटर स्क्वायर का जो बाउंड्री है वहां तक का सारा नेविगेशन का डेटा वो हमें मिल जाए। समझ में आई बात? बाद में यूएस ने बोला कि चलो साइन कर लेते, हमने साइन कर लिया। 2019 इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ISA। ISA किसका है? जियोसोमिया का एक सब क्लॉज है। was signed to enable the exchange of classified information between defense industries। डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में क्या हो? क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का क्या हो जाए? एक्सचेंज हो जाए। ये सब फाउंडेशनल एग्रीमेंट है। अदर डील्स भी साइन हुआ, इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बोला, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन में टायर 1 में रखा, डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? बिग टिकट आइटम इंडिया हैज प्रोक्योर्ड, मतलब यूएस से इंडिया मंगा रहा है MH-60R सीवॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, सिग सॉसर राइफल, M777 अल्ट्रा लाइट होइट्जर फ्रॉम द यूएस। नेगोशिएशन बाकी चीज के लिए भी चल रहा है। ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट एक दो याद होने चाहिए, खासकर जो एकदम रिसेंट करंट में चल रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में भी एग्जाम्पल लिखने के काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक, फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन के बारे में बोलते हैं, FDC के बारे में बोलते हैं। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाट इज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन? जैसे कि मान लो, है ना, पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। वैसे ही और भी ये बुखार के लिए होता है, वैसे ही और भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, जो एलर्जी के लिए होता है या फिर पेन के लिए होता है। उन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया एक फिक्स डोज में, और एक ही मेडिसिन बना दी गई। ओके, आपका बुखार है, आपको पेन हो रहा है, ये दवा ले लो, दोनों ठीक हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। गवर्नमेंट ने ऐसे 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पे क्या किया है? बैन लगाया। पहले भी बैन लगाया था, अभी नया भी बैन लगाया, क्योंकि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जो है गवर्नमेंट बोलती है क्या है? अनसाइंटिफिक है, दो मेडिसिन को एक साथ मिलाने का काम नहीं किया जाए, ठीक है। ये पहली चीज है। इनका कुछ बेनिफिट भी है ना। जैसे बूढ़े लोग हैं, उनको 5 बीमारियां हैं, 5 मेडिसिन खाना है, 3 खाए 2 छूट गया, फिक्स डोज में एक ही खा लिए काम चल गया। कुछ बेनिफिट्स भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? इनके वजह से बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ना। ओवर यूज हो रहा है मेडिसिन का, ओवर यूज हो रहा है कि चलो बुखारी है, चलो ये ले जाओ, सिर दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर यूज हो रहा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो माइक्रोब्स हैं, जो आपके बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, जो फंगाई हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। जैसे आप वैक्सीन लेते हो ना, वैक्सीन जिस भी डिजीज का आप लेते हो, उस डिजीज के अगेंस्ट में आप में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। वैसे ही जब बैक्टीरिया और पैथोजेंस अधमरे स्टेज में हो जाते हैं और वो दवाई मिलनी बंद हो जाती है, वापस से उस मेडिसिन से उनको रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और वो इतनी आसानी से मरते नहीं हैं, जिसके वजह से टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्टेज में पहुंच जाता है। तो इसी वजह से ये बैन करना पड़ा। ओवरव्यू है ना, FDC ड्रग, चेस्टॉन, कोल्ड एंड फोरेसेट, ये सब इंडिया ने, गवर्नमेंट ने भी बैन किया है। दिस इज पार्ट ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव क्रैकडाउन ऑन FDC since 2018 when 328 such drugs were banned. Since 2014 a total of 499 FDCs have been banned, ठीक है। What are FDCs? FDCs are medicines that contain 2 or more active ingredient, active pharmaceutical ingredient, जैसे एक पैरासिटामोल है, combined in a single pill या single capsule और single shot, है ना। These drugs are designed for patient with chronic condition like TB, डायबिटीज, who require multiple medication daily। तो उनको बार बार अलग 10 मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़े इसके लिए। Potential issues: some FDC may lead to patient taking unnecessary drug. For example, Cheston cold contain ingredient for fever, allergy, nasal congestion, we may not be needed for bacterial infection। तो ये बैन था,
इरेशनल, गवर्नमेंट ने बोला ये सब इरेशनल है। गैस्ट्रो, ये इतने सारी चीजें गवर्नमेंट ने क्या की, बैन की। क्या इनको याद रखना है? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूँ। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रीटमेंट के लिए, एंटी एलर्जी कोल्ड मेडिकेशन के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए, सबके लिए एफडीसी था। माइग्रेन के लिए, मेंस्ट्रुअल कैम्प ट्रीटमेंट के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, सबके लिए एफडीसी था। सबको बैन कर दिया गया। अवेलेबिलिटी ऑफ बैन ड्रग, क्या बैन ड्रग इमीडिएट इफेक्ट से बैन हो जाएंगे? हो जाएंगे, बट कुछ कंपनियों के बाद स्टॉक पाइल रहेगा। वो हो सकता है कोर्ट्स में जाएं, कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट करें कि हमने पहले से एफडीसी बना रखा है, उसको मार्केट में रिलीज करने दिया जाए, तो उनको करने दिया जा भी सकता है। ठीक है, बस इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इरेशनल कॉम्बिनेशन को गवर्नमेंट हटा रही है, प्राइस कंट्रोल को मेंटेन करने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, INS अरिघाट। अरिघाट, INS क्या है ये? इंडिया गेट्स सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन विथ कमीशनिंग ऑफ INS अरिघाट। न्यूक्लियर सबमरीन की बात हो रही है, ऐसे वैसे सबमरीन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। न्यूक्लियर सबमरीन, देखो इंडिया इज ए न्यूक्लियर पावर, इंडिया इज ए न्यूक्लियर पावर, है ना। हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब को न्यूक्लियर वॉर हेड बोले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, न्यूक्लियर वॉर हेड है। हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। हम इसको लॉन्च कहाँ कर सकते हैं? लैंड से, है ना। बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल जिनको हम बोलते हैं बालिस्टिक मिसाइल। बालिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती हैं। ऐसे अगर आप पत्थर फेंकोगे, ट्यूं ऐसे जाके गिरेगा ना, तो इस पाथ को जैसे अगर आप ऐसे फेंकते हो, ऐसे जाके कोई गिरता है, इसको क्या बोलेंगे? बालिस्टिक मिसाइल्स। तो बालिस्टिक मिसाइल में हम लोग वॉर हेड के रूप में क्या लगा देते हैं? न्यूक्लियर लगा देते हैं, और वो जाके क्या करेगा? आपका जहां पे टारगेट होगा वहां पे हिट करेगा। तो हम लैंड से न्यूक्लियर को लॉन्च कर सकते हैं, हम एयर से भी न्यूक्लियर को लॉन्च कर सकते हैं, बट वाटर के अंदर से, वाटर के ऊपर से नहीं, वाटर के अंदर अगर सबमरीन जा रही हैं, सबमरीन से क्या न्यूक्लियर को लॉन्च कर सकते हैं क्या? तो अगर हम तीनों कर पाए तो हम लोग क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियर ट्रायड बन जाएंगे। मतलब वी विल हैव द कैपेसिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम लैंड, फ्रॉम एयर, अंडर द वाटर। तो हम लोगों ने ये कैपेबिलिटी अचीव कर लिया था 5-6 साल पहले, 2017-18 के आसपास में, जब हम लोगों ने INS अरिहंत बनाया था। INS अरिहंत जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन होगा, मतलब वो वैसा सबमरीन जहां से न्यूक्लियर वाले बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं, है ना। तो ये पहली बार हुआ था। अभी हमारे पास एक INS अरिघाट भी आ गया, तो अरिहंत के अलावा हमारे पास अरिघाट भी आ गया, जिससे हम लोग न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, है ना। इसका फायदा क्या हुआ? अगर मान लो कोई एनिमी हम पे अटैक कर रहा है और हमारा न्यूक्लियर जो पोजीशन है डिस्ट्रॉय कर दे, लैंड वैंड सबका, है ना, तो हर जगह का न्यूक्लियर पोजीशन डिस्ट्रॉय नहीं हो, इसीलिए ये तीनों कंपोनेंट होना जरूरी है। अगर आपके घर में वेपन सिर्फ एक जगह है और उस एक जगह को आपके एनिमी ने सीज कर दिया, तो वेपन यूज ही नहीं कर पाओगे, तो वैसे ही हार जाओगे। अगर आपने अलग अलग जगह वेपन छुपा के रखा है, तो एनिमी जो है अलग अलग जगह वेपन ढूंढ नहीं पाएगा और कहीं से वेपन निकाल के आप उसको यूज कर लोगे। तो ये है न्यूक्लियर ट्रायड होना। क्या न्यूक्लियर पावर, हम लोग न्यूक्लियर यूज करना चाहते हैं? नहीं, बट डिफेंड तो करना है, डेटरेंस तो क्रिएट करना है। सिंस वी आर ए न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन, जो हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन क्या कहता है? नो फर्स्ट यूज, हम पहली बार वॉर नहीं करेंगे, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, बट अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये कहता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन। समझ में आई बात? बाकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वाली चीजें हम बाद में करेंगे। अभी हम कहां पे फोकस करते हैं? अरिघाट पे। अरिघाट में कुछ खास बात है। खास बात ये है, एक तो समझ गए, दूसरा अरिहंत हमने 30% इंडिजीनियस कैपेसिटी से बनाया था, अरिघाट में हमारी इंडिजीनियस कैपेसिटी 60% है। जितना हम लोकल चीजें यूज करेंगे उतना ज्यादा सिक्योर रहेंगे, क्योंकि बाकी कंट्री को नहीं पता होगा हमने उसके अंदर क्या यूज किया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया है, और हमारा लोकल जो इकोसिस्टम है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो और ज्यादा बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। INS
The article discusses the commissioning of INS Arighat, India's second nuclear submarine, and its significance for the country's military capabilities and strategic position. GS पेपर 2 IR, GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. India has commissioned the second nuclear submarine into the Navy, marking a significant enhancement of the country's deterrence capability. Ceremony and remarks. The discreet commissioning ceremony took place in Visakhapatnam. कभी कभी प्रीलिम्स में ये भी पूछ देता है. Attended by Defense Minister Rajnath Singh. Singh highlighted that INS Arighat will enhance nuclear deterrence, establish strategic balance China के comparison में, and peace in the region, play a crucial role in national security. ये रहा सबमरीन का वेट, 6000 टन, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड, इज आर्म्ड विथ इंडिजिनसली मेड K-15 मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ ओवर 700 किलोमीटर. ये सब इसका फीचर्स है. कैपेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन. INS Arighat ज्वाइंस INS Arihant, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड, एयर, लैंड एंड सीवेड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी. है ना. जब INS Arihant हमने बनाया 3 डिकेड में, रसिया के हेल्प से बनाया, प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट था. INS Arihant, the first vessel, was commissioned in August 2016 and conducted its first deterrence patrol 2018 में. INS Arihant successfully launched a submarine launched ballistic missile in October 2022. Arihant की बात हो रही है. फ्यूचर प्रोजेक्ट और भी हम करेंगे, है ना. प्रोजेक्ट हैज बूस्टेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड MSME, क्योंकि लोकल ज़्यादा यूज़ किया इस बार हम लोगों ने. एम्प्लॉयमेंट. अरीघाट के फीचर, एडवांस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस सिस्टम एंड इक्विपमेंट डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट. These advances make INS Arighat more advanced than its predecessors. INS Arihant से ये ज़्यादा क्या है, एडवांस्ड है. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ INS Arighat. दिस इज अ डिफरेंट आर्टिकल अंडर द सेम टॉपिक, है ना, रिटन बाय मिस्टर विश्वजीत दास गुप्ता, हु इज वाइस एडमायरल रिटायर्ड, इज अ फॉर्मर कमांडर इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड. तो ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है. नेशनल प्राइड है ही, बिल्कुल सही बात है. अचीवमेंट फॉर इंडियाज डिफेंस साइंटिफिक कम्युनिटी. हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन हमने खुद से बनाया है. इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DRDO सबका इन्वॉल्वमेंट रहा है. इन्वॉल्वमेंट भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में. नेवी का क्रिटिकल रोल भी इसमें रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में आप यहाँ देख सकते हो कब बना, है ना. सेल्फ रिलायंस पे इंपॉर्टेंस है. 30% हमने अरिहंत में खुद से बनाया, 60% यहाँ खुद से बनाया. इसलिए मैं बोलता हूँ आंसर लिखो, पहले देख के ही लिखो. 30% ही खुद से लिख पाओगे, दूसरी बार में 60% लिखोगे, तीसरी बार में 90% लिखोगे, चौथी बार में 100% लिखोगे, पांचवी बार में टाइम कंप्लीट होगा, छठी बार में सब हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा. मतलब जो परफेक्शन एग्जाम के लिए चाहिए वो वाले परफेक्शन की बात कर रहा हूँ. रिड्यूस्ड बिल्ड टाइम, बिल्ड टाइम कम हो गया हमारा. सिस्टम, क्रिटिकल सिस्टम और रिलायबिलिटी हमारा बढ़ गया. न्यूक्लियर सबमरीन के टाइप्स क्या क्या है, कैटेगरीज ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन. SSN है, अटैक सबमरीन जिसको बोलते हैं, इट कैरीज कन्वेंशनल वेपन. SSGN है, क्रूज मिसाइल. क्रूज मिसाइल कैसा होता है, हाउ इज द क्रूज मिसाइल, एक सेकेंड जस्ट वेट. क्रूज मिसाइल कुछ ऐसे होता है, गाइडेड मिसाइल होता है. गाइड कर दो ऐसे, यूं सीधे निकलेगा ये और ऐसे जाके आएगा, ठीक है. बैलिस्टिक मिसाइल कैसे होता है, ऐसे. बैलिस्टिक मिसाइल जनरली लॉन्ग रेंज जा सकता है. अरीघाट, INS Arighat इज SSBN. SSBN मतलब बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. याद रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स. Contributing to the India's sea-based nuclear deterrent, which is considered the most credible and survival leg of nuclear triad. क्योंकि पानी वाला सबसे ज्यादा सर्वाइवल हो सकता है. कोई आप पे अटैक करे, आपका सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय करे, पानी वाला बचा रह सकता है, पानी का अंदर वाला. इनहेंस्ड मिसाइल रेंज, मिसाइल रेंज भी इसका इनहेंस किया गया है. इट इज बिलीव्ड है अरीघाट विल बी कैपेबल ऑफ कैरिंग इनहेंस्ड रेंज मिसाइल विथ रेंज ऑफ अप टू 3500. बिलीव किया जा रहा है ना. जितना रेंज, कई बार उतना रेंज दिखाया नहीं जाता ऑफिशियली जितना रेंज होता है. सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज, है ना, ठीक है. रोल ऑफ INS Arighat इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी मैट्रिक्स. न्यूक्लियर डिटरेंट का पार्ट है. हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बोलता है नो फर्स्ट यूज, पहला यूज नहीं करेंगे. न्यूक्लियर हमारा सिर्फ क्रेडिबल डिटरेंस के लिए है.
न्यूक्लियर एक्सेलेरेशन नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए है, बट अगर तुमने पहले अटैक किया तो देयर विल बी अ मैसिव रिटालिएशन, ये हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन एसएसबीएन प्रोजेक्ट लाइक अरिघाट एंड अरिहंत। अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक्सपेंशन का कैपेबिलिटी, फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम, इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा, ये सब चीजें तो हमेशा ही लिख सकते हो। चैलेंजेस क्या है? इतना आसान नहीं है ऐसे चीजें डेवलप करना, टेक्निकल और ऑपरेशनल बना लिया, टेक्निकल चैलेंज और ऑपरेट करने का भी चैलेंज रहेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसके रहेंगे। ओवरकमिंग दिस चैलेंजेस विल लीड टू ग्रेटर एक्सपर्टीज, क्रिएशन ऑफ एक्सटेंसिव नॉलेज, increased employment opportunities and overall improvement in India's defense scientific industrial complex. I hope आज के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।